जी। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज की चर्चा है एक ऐसी सोसाइटी पर जिसमें 2000 फ्लैट हैं और 10,000 लोग रहते हैं। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूं सेक्टर 110 की पनास सोसाइटी, जो विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। और उनमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की टीडीएस की मात्रा को लेकर है, जो गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। हमारा सबसे पहला जो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, और अगर उस शरीर में व्याधियां पैदा होंगी तो फिर जीवन आसान नहीं रहता। तो आज इस सबसे बड़े पॉइंट पर टीडीएस, क्योंकि नोएडा की पूरे शहर की समस्या है, और उसमें आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका अपने दर्शकों को परिचय करा दूं। हमारे साथ पुष्कर चांदना जी हैं। नमस्कार। उसके अलावा नमस्कार केशव मित्तल जी हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। पुरी साहब है हमारे साथ, उनका भी अभिनंदन है। और इंद्रानी मुखर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, पुष्कर जी आपसे शुरुआत करता हूँ कि जी। जो टीडीएस वाला इशू है, उसको कभी आप लोगों ने उठाया, और इस पर क्या रेस्पॉन्स प्राधिकरण के अधिकारियों का रहा है? क्योंकि टीडीएस एक ऐसी दिक्कत है। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले जो नोएडा प्राधिकरण के जीएम जल हैं आरपी सिंह, उनसे बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जल्दी ही पानी गंगा जल हमारे साथ आने वाला है, और उसमें कुछ पानी मिक्स करेंगे जिससे टीडीएस की जो इस समय की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो, उसकी पानी की क्वालिटी, और टीडीएस जो है वो 450 के नीचे आ जाए। तो ये, सर हम हाँ, जी तो जी ये इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तो इस बारे में क्या, जी। जितने भी प्रयास किए गए वो कितने सफल रहे हैं, और जो चर्चा हुई है उसमें क्या रिजल्ट निकला है? जी पुष्कर जी। हाँ सर, मैं हम लोग 3 साल से यहाँ आए थे, शिफ्ट हुए थे, तभी हमने टीडीएस का इश्यू देखा था। हमारे बच्चे के जो है ग्रैंड डॉटर्स के भी बाल झड़ने लग पड़े। तो हम्म। हमने इस इशू के लिए फिर तहकीकात करी तो पता चला कि टीडीएस बहुत ज्यादा आता है। उस टाइम पे करीबन 1000-1200 के करीब आता था। तो हमने इस पे पूरी फाइंड आउट किया तो पता चला कि पीछे से ही पानी गड़बड़ आता है। तो मैंने लिखना शुरू किया, और आरपी सिंह साहब उन दिनों में थे, तो एक दिन वो हमारे घर पे भी आए हम्म। पूरी टीम के साथ में। देन ही सेड कि चांदना जी, हमारा पानी की लाइन में कुछ प्रॉब्लम है जिसमें राइट ऑफ वे नहीं मिला। कुछ गांव वाले जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हम मीनवाइल आपको एक लाइन बिछा देंगे कुछ हम्म। महीनों में, जो उसमें हम लोग रेनी वेल को वो रिवाइव कर रहे हैं वेस्टफॉस की तरफ से, और उसको मिक्स कर देंगे और बोरवेल से देख के आपका पानी का इम्प्रूवमेंट कर देंगे। क्योंकि हम्म। रेनी वेल में आपको कम हार्डनेस वाला पानी मिलता है, बोरवेल में ज्यादा मिलता है। तो हम्म। उन्होंने हमें रेनी वेल की पाइपलाइन दे दी। बोले जैसे ही हमारा उधर से जल आएगा, गंगा जल आएगा, और वो राइट ऑफ वे क्लियर हो जाएगा गांव वगैरह का, तो उस अड़चनों को हम पूरा करके कर देंगे। तो फिर हमने इनको वो रेनी वेल पे हम चुप होके बैठ गए। फिर भी उसके बाद में भी पानी का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो हम लिखे एक दिन पिछले जून को, पिछले साल हम्म। जून में मैंने इनको चिट्ठी लिखी कि आप गंगा जल देना शुरू करिए। हम्म। तो उन्होंने जो है बोला कि अच्छा शुरू करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही पिछले फरवरी में इन लोगों ने लिख के दिया कि हमने गंगा जल की पाइपलाइन 105, 108 और 110 में ऑलरेडी बिछा दी है, और 15-20 दिनों में जो है हम आपको सही पानी मिक्स करके देना शुरू कर देंगे। बट वो जी। पानी धीरे धीरे करते करते अभी टच हो गया 2000 का। तो हम्म। मैंने अभी रिसेंटली उनको भी चिट्ठी लिखी थी, आरबी सिंह साहब को भी, और व्हाट्सएप पे सीओ सर को भी चिट्ठी लिखी थी। और पीछे मैडम इंद्रानी जी भी गई थी, सीओ साहब को चिट्ठी दे के आई थी 2-3 महीने पहले। तो हम्म। अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। हम्म। तो उसमें क्या दिक्कत है? तो आप बता ही रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनकी। कल भी हमने कहीं से पढ़ा था कि कुछ लाइन फट रही है। मैंने आज आपका एक भी देखा था जिसमें देखा था कि लाइन फटी हुई है। तो उस लाइन फटे होने से कंटेमिनेशन हो रहा है। तो जितना जल्दी ये पाइपलाइनों को ठीक कर दें, उतना हम लोगों को ये तकलीफ जो है कम हो जाएगी। हम्म। तो पानी हमें अच्छा मिलेगा, और हमारी सेहत ठीक हो जाएगी। हम लोगों को अब 70 प्लस हो गए हैं,
तो पानी जितना अच्छा होगा उतना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी सेहत के लिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। इंद्राणी जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप अपने जो यहाँ की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो आम आदमी के लाइफ में डिस्टरबेंस करती हैं, तो पानी तो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हर इंसान के लिए तो पानी की जो सप्लाई है, प्रेशर भी ठीक है, केवल क्वालिटी गड़बड़ है, या कहीं सप्लाई में भी दिक्कत है? क्योंकि पानी के जो आपके यहाँ जो बिल्डर है उसकी अरेंजमेंट होगी उसमें तो। जी इमरान जी। हाँ, पानी देखिए सप्लाई ऐसा कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो इंटरनल कुछ कुछ इश्यूज होते हैं, वो बात और है कि कहीं पर कुछ वाल्व में प्रॉब्लम आ गई, उसको फिर आकर ठीक कर दिया। लेकिन मेन प्रॉब्लम ही यहाँ पर हार्डनेस है पानी का। और मतलब इसके इतने ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं हेल्थ पर। ये जो आपको दिख रहा है हेयर एंड स्किन, वो तो सुपरफिशियल है। एक तरह से ना वो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, पानी का जो हार्डनेस है। यहाँ पेट की समस्या सबको लगी रहती है, क्योंकि पानी अच्छा। आप जब ये पोर्टेबल वाटर जो अभी चन्ना जी ने कहा कि 500 450 500 के आसपास हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अथॉरिटी ने कहा, तो पोर्टेबल वाटर का यही लिमिट है। इससे ज्यादा का वाटर को पोर्टेबल वाटर माना ही नहीं जाता। परंतु इस बात को मतलब लड़ाई करते हुए इतने दिन हो गए हैं, परंतु फिर भी अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और जब इतनी हमारी नोएडा अथॉरिटी पे इतना तो वो है कि इतना तो वो कर सकते हैं कि हमारा जो ये समस्या है इसको थोड़ा सा त्वरित इसको करके दूर जी। करे। और इसके कुछ उनको उपाय भी बताए गए थे कि लोकली जैसे जो उनके रिजर्वॉयर्स बने हुए हैं, उन रिजर्वॉयर्स के ऊपर ही कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाएं, जो उस वाटर को आपको टीडीएस को कम करते हैं। वाटर सॉफ्टनर लगाया जाए और उसको कम करवा के उसके बाद फिर उसकी सप्लाई करी जाए। और गंगा वाटर मिक्स करना एक और अच्छा उपाय है। परंतु ये जो सजेशन दिया गया था, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं नोएडा सिटीजन फोरम की भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो एनसीएफ की तरफ से ये सजेशन दिया गया था, परंतु उसको भी उस समय कहा गया था कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और लोकली हर एक रिजर्वायर के हम वाटर हार्डनेस को कम करके उसके बाद सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस दिशा में भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, तो ये दुखद है कि इतने हम एक क्लास सिटी में एक रहते हैं, नोएडा जैसे सिटी में रहते हैं, उत्कृष्ट क्षेत्र कहा जाता है नोएडा अपने एडवर्टीजमेंट में, और वहां पर यदि पानी की ये हालत है तो ये बहुत ही दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी शहर के लिए अगर उसकी लाइफ स्टाइल का इंडेक्स नापना हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हेल्थ ही आती है। हेल्थ के साथ साथ एक साफ पानी, ये तो हमारे जो जनता का अधिकार है उसके तहत भी मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, स्वच्छ पानी। और उसके साथ साथ एजुकेशन, ये सारी चीजें किसी भी शहर की क्वालिटी को आगे बढ़ाती है और उसके आगे चलती है उसके सारी चीजें। मैं ये जानना चाहता हूँ केशव मित्तल जी, जो ये हार्डनेस की वजह से किस तरह का असर आप लोग, क्योंकि आप देखते होंगे, स्टडी भी कराई है क्या इस पूरे, इतने लोग रहते हैं, तो क्या स्टडी कराई गई है किसी तरह की कि जिससे ये पता लगे कि किस किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, या हेल्थ चेकअप कैंप लगा हो उसमें पता लगा हो? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी की थी, और ये मजाक वाली बात नहीं है, मैं एकदम सच बात बता रहा हूँ। एक आदमी दिल्ली में रहते थे, उनके बड़े भाई, और छोटे भाई रहते थे नोएडा में, और यहाँ के पानी की वजह से छोटे भाई के बाल झड़ गए और बड़े भाई के बाल बिल्कुल सही थे, तो वो लगता था कि वो बड़े हैं वो छोटे हो गए। तो ऐसी स्थिति नोएडा में बहुत सारे सेक्टरों में है जहाँ पे हार्डनेस बहुत ज्यादा है, 1000 से ऊपर ज्यादा हार्डनेस है। केशव जी, आपके वो बंद है, अनम्यूट करिए पहले स्पीकर। हाँ। हाँ जी, और बोलिए। इंद्राणी जी ने जैसे कहा कि इनडायरेक्ट जो बॉडी पर जो हेल्थ पर जो इफेक्ट है, जो कि विजिबल नहीं है। देखिए, हाँ। हेयर फॉल वाली तो विजिबल है, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट्स बहुत है, जैसे किडनी पर हो गया, आपके स्टोन फॉर्मेशन हो गया, आपके डिपॉजिट्स हैं, ये सब इन पर बहुत इफेक्ट आता है। तो ओवरऑल देखिए, बेसिक ये है कि जो गवर्नमेंट कहती रहती है कि सर गंगा वाटर है यहाँ पर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, तो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है कि उनको मेरे ख्याल मिक्सिंग के लिए गंगा वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में है ही नहीं, और डिमांड सप्लाई गैप है बहुत ज्यादा मेजर।
बिल्कुल। और नोएडा में अभी तक WTP वो काम ही नहीं हुआ है। तो मतलब मेकशिफ्ट मैनेजमेंट की जगह मतलब बिग वे में WTP पर काम करना पड़ेगा इनको नोएडा में जो है। हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कभी होनी नहीं है। ये कभी जैसे जैसे जहां से प्रेशर आएगा वहां से थोड़ा बहुत पानी मिक्स करेंगे, डाउन करेंगे और वो कंटिन्यू रहेगी ये प्रॉब्लम। अगर ओवरऑल नोएडा लेवल में बात करते हैं तो WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इज दी सॉल्यूशन। उसमें चाहे आप बोरवेल वाटर लेकर जाइए, गंगा वाटर में भी सिल्ट आ रही है क्या उसके अंदर, ये कि उसमें कंटामिनेशन आ रहा है तो वो भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, सब हो जाएगा, वो जरूरी है बहुत ज्यादा उसके अंदर। अब ये कि जो हम लोकल लेवल पर जो रहते हैं उसमें तो देखिए अब बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। हम लोग जो ब्रश भी कर रहे हैं वो भी RO वाटर से कर रहे हैं। अब RO वाटर यूज करते हैं तो वैसे ही वाटर वेस्टेज बढ़ जाता है, तो जितना हम कम RO वाटर यूज करेंगे उतना बेटर है ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए। तो ये सब इनडायरेक्ट है। और प्लस जो हमारी जो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं इसके अंदर जो हमारी जो पाइपलाइंस होती हैं इनमें जो है चोकिंग्स हो जाती है, इनमें डिपॉजिट्स आ जाते हैं। ये बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि हमारी वेयर एंड टेयर जो है लॉन्ग रन में बढ़ती चली जाती है, जो कि हमारी अभी भी हमारे यहाँ काफी जो है पाइपलाइंस की जो है ट्रीटमेंट हुआ, डी फ्लशिंग हुई है उनकी जो है, उसमें केमिकल डाल के साफ करी गई है पाइप लाइन जो है, काफी लाइनें चौक थी। तो ये प्रॉब्लम एक और है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इफेक्ट करती है बॉडी के साथ साथ। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, इसको मेंटेन करना बड़ा टिपिकल होता है इसके अंदर। तो मतलब ये मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इफेक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है, ओवरऑल एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि फिर मोर ऑफ RO ज्यादा यूज कर रहे हैं, RO ज्यादा यूज कर रहे हैं, वेस्ट वाटर ज्यादा यूज हो रहा है, ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो मल्टीपल ये एक इफेक्ट है ये। बेसिकली ये फोकस आपको यही करना है कि भाई हमको पानी जो है गंगा वाटर का 100% का तो प्रोविजन है नहीं, लेकिन वो डिफाइन हो जाए भैया दिस इज द प्रोविजन कि इतना परसेंट हमारा बोरवेल वाटर है तो ये WTP के थ्रू जा रहा है, रेनी वाटर है, रेनी वेल है तो ये हमारा गंगा वाटर से ये रेशियो मिक्स है, वो डिफाइन कर दे नोडा अथॉरिटी। तो उसके हिसाब से हमको जो इंटरनल काम करना है उस हिसाब से हम करें फिर इंटरनल काम। अभी वो डिफाइंड ही नहीं है, कभी 1600 आएगा, कभी 2000 आएगा, कभी 2400 आएगा, कुछ पता ही नहीं है अभी। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके पानी के मिक्स करने का, जो गंगा जल मिक्स करने का जो वो होना चाहिए एक सिस्टम, वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। जहां जहां उनको लगता है कि यहाँ TDS ज्यादा है वहां गंगा जल की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए ताकि वहां पर वो बैलेंस हो जाए TDS। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि नोएडा में पहले जब ट्यूबवेल कम थी उस समय रेन्यूवेल बनाए गए थे, चिल्ला रेगुलेटर से लेकर और आगे तक यमुना के किनारे किनारे। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ कि रेन्यूवेलों को बंद कर दिया गया। उसके बाद नोएडा ने भी रेन्यूवेल बंद कर दिए, नोएडा ने ट्यूबवेलों की संख्या बढ़ा दी, और ट्यूबवेल का जो पानी आता है वो रेन्यूवेल के पानी की अपेक्षा ज्यादा खराब है। क्योंकि वो पानी ट्यूबवेल का, जो रेन्यूवेल का पानी होता था पहले, वो गंगा का जैसे जैसे बरसात होगी उस बरसात में जो स्टोरेज होगा यमुना का पानी, उसको वो रेन्यूवेल खींचता था। लेकिन हो क्या रहा है कि यमुना में भी आपने देखा होगा कि जब ये ओखला बैराज के पास जो ये पुल बने हैं, जहाँ दलित प्रेरणा स्थल बन गया, यहाँ भी इसके अंदर भी एक, लेकिन वहां पे क्या हुआ है कि जैसे जैसे यमुना में पानी सूख जाता है तो वहां से पॉल्यूटेड पानी जो आता है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, और वही पानी हम लोग पीते हैं। जो आपने कहा ट्रीटमेंट हर एक प्लांट पर लगना चाहिए, वही इसका समाधान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुरी साहब, आपका अनुभव क्या कह रहा है? आप इतने दिन से रह रहे हैं और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अपने इन्होंने बोला कि जो भी केशव जी ने बोला है, चांदना जी ने बोला है और इंद्रानी जी ने, आपका क्या अनुभव कहता है जी? देखिए, ये तो हमें पिछले 2 साल से हम इसी चीज को काफी सीरियसली फेस कर रहे हैं, और इसका प्रूफ जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, उसके लिए बड़ा हार्मफुल है, प्लांट्स वगैरह की लाइफ को वो आगे फुल स्कोप उनको डेवलप नहीं करता है। और जो केशव जी ने बताया कि पाइपलाइंस की दशा भी काफी जल्दी खराब हो जाती है, जिससे ब्लॉकेज होता है। और जितना हम पीने के लिए RO का इस्तेमाल करते हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर काफी जरूरत से ज्यादा होता है। और सॉफ्टनेर प्लांट ही इसका एक हल है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग हो, और विच इज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बट फॉर द अदर सोर्सेज आल्सो, विच इज ए ग्रीनरी आपका जो उसको आगे ग्रो करने में
रुकावट डालती है जबरदस्त ये जी। एक बात और है, जो ग्राउंड वाटर भी नीचे जा रहा है काफी, और उसकी वजह से जो पानी हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जिस डाटा से ले रहे हैं, वहां पे भी काफी पॉल्यूटेड पानी है, क्योंकि उसका जो स्टैटिक डाटा होता है, जो बहुत पीने योग्य जो पानी होता है, वो बहुत नीचे 200 फीट तक चला गया है वो नीचे। जबकि नोएडा जब बना था 1976 में, उस समय 15 फीट पर पानी था। तो जिस तरीके से पानी का लेवल नीचे गिरता जा रहा है, और लेकिन नोएडा ने कभी, जैसे ये प्लान किया गया था कि 300 मीटर के प्लॉट पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा, उससे वाटर लेवल भी अच्छा होता और वाटर की जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार होता। साथ के साथ जो नाले नोएडा में बने हुए हैं, उन नालों की वजह से भी मैंने देखा फिल्म सिटी के पास जितने भी इंडस्ट्री लगी है वहां पे, उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तक उससे खराब हो जा रहे हैं उस पॉल्यूटेड पानी से। अब सोचिए, जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तक खराब हो जा रहे हैं, तो इस टीडीएस के पानी से हमारे शरीर के कौन सा अंग ऐसा बचेगा जिसका असर नहीं होगा। तो जी चांदना जी, ये बताइए कि आने वाले दिनों में आप लोगों की जो मुख्य बातें हैं, जिसको हम चाहेंगे कि प्राधिकरण भी उसको संज्ञान ले, और जनप्रतिनिधि भी, क्योंकि एमएलए एमपी भी, ये इनका दायित्व भी है कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसको गंभीरता से लें और उसका समाधान कराएं। चांदना जी। बेसिकली क्या है कि हमारी जो बेसिक एम्यूनिटीज है उसकी तरफ ध्यान कम जा रहा है। हमारी एयर वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन ऐसी चीजें हैं जिसपे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नोएडा में मैंने नोट किया है कि हमारे लखनऊ में भी जो है नॉइज पोल्यूशन पे काफी काम होता है। एज सुन एज ओवर ब्रिजेस बनते हैं वहां पर वो साउंड प्रूफ बैरियर्स लगा देते हैं। और एयर पोल्यूशन के लिए भी जो कंट्रोल है हमारे यहाँ वो बिल्कुल ही नहीं है। धूल उड़ती है, कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर, उसको सप्रेशंस नहीं लगाए जाते, डस्ट सप्रेशन काम नहीं करता। तो ये हमारा पोल्यूशन है। और दूसरा वाटर पोल्यूशन में क्या हो रहा है कि ये जितने नाले बने हुए हैं ये सब गंदे पानी से बह रहे हैं। और इसमें मोस्टली मैंने एनालिसिस भी करवाया था आरओ यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी, तो उसमें पाया गया था कि सीवरेज वाटर मिक्स किया जा रहा है। तो वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि अनट्रीटेड एसटीपी वाटर जो है इन नालों में डाल दिया जाता है, वो जाके हमारा धीरे धीरे जो है, और कहीं तो नाले हमारे लाइन भी नहीं है, तो अनलाइंड है, उससे भी पानी जो है अनट्रीटेड एसटीपी वाटर ये सारा नीचे रिस जाता है, एक्वाफायर्स में चला जाता है और अल्टीमेटली हमारी रिवर्स में भी जा रहा है। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए और नालों को कवर भी करना चाहिए कि नाले के वहां पर जितने नाले हैं वो कवरेज नहीं है, उसमें से हमारी एमिशंस निकलते हैं। वो एमिशन गैसेस का जो नोट किया गया है उसमें मीथेन गैसेस, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस है जो हमारे शरीर में अंदर जाती हैं। और मोस्टली वो बड़े बड़े नाले हैं, 62 में तो बहुत बड़े नाले हैं जो 137 तक जाता है, वहां से फिर यमुना में चला जाता है। इवन छोटे छोटे नाले भी हैं, 25 में है बहुत बड़े, अभी तो वहां उन्होंने कवर भी करा दिया है, बट 62 का अभी कवर नहीं हुआ। हमारे 110 में हमने छोटे नाले हैं उनको कवर करा लिया, पार्टली कवर होना चालू हो गया। बट ये ध्यान देना है म्यूनिसिपैलिटी को, मेरे आई मीन नोएडा अथॉरिटी को, कि इन नालों में सिर्फ रेन वाटर आना चाहिए, कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, ना कि हमारा ये एसटीपी वाटर ड्रेन्स है या सीवरेज वाटर इसमें चला जाता है, वो भी नहीं जाना चाहिए। सीवरेज भी वाटर बिल्कुल प्रिवेंट होना चाहिए, इस पे कंट्रोल बहुत जबरदस्त होना चाहिए। और अनट्रीटेड वाटर, हमारी कार वॉशिंग यूनिट्स हैं, वो लोग भी जो है अनट्रीटेड वाटर जो है, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले भी कार वॉश करते हैं, वो पानी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में डाल देते हैं और वो सारा हमारा पूरा सिस्टम खराब करता है। बदबू, बीमारियां, मच्छर पैदा होते हैं, ये सब चीजों का बहुत ध्यान देना है हम लोगों को। तो ये हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, इस पे इनको पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की हेल्थ भी ठीक रहे। सर एक मैं विषय बताना चाहूंगी। जी जी जी। जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो ये सिस्टम है, तो नोएडा अथॉरिटी के अपने मानक है
इसमें कि जैसे कोई सोसाइटी बन रही है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो बिल्डर क्या करते हैं, वो बना तो इनिशियली देते हैं, लेकिन बाद में उसको उसको उसी ले लेते हैं जैसे ही किसी भी प्रोजेक्ट का, उसके बाद उस सिस्टम को वो मेंटेन नहीं करते। 1 से 2 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर वो सिस्टम पूरा फेल्योर हो जाता है। ओसी मिल चुकी है, नाम के वास्ते आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की है, बट दिस इज नॉट वर्किंग। तो एक मतलब एक टीम होनी चाहिए जो हर साल रेन से पहले, समर्स शुरू होते हैं तब से ही ये चेक करना शुरू कर दे सोसाइटीज में जाकर कि आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हम करते नहीं है। जब बारिश शुरू हो जाती है तब नोएडा अथॉरिटी से कुछ कुछ वो आ जाते हैं लिख कर कि आपकी सिस्टम काम नहीं कर रही है, ये करिए वो करिए। तो हमें थोड़ा अर्ली करना पड़ेगा इस चीज को, और इसका वेट नहीं करना है कि रेन शुरू हो जाए उसके बाद हम उनको लेटर लिखें, और वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, काम कुछ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा इंद्राणी जी। जैसे बिजली विभाग गर्मी की तैयारी करता है, अपना ट्रांसफार्मर ठीक करता है, जो ओवरलोडेड जहां जहां भी चीजें हैं उनको ठीक करता है, उसी तरीके से मानसून की तैयारी का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल सिस्टम लगे हैं उनको चेक करने का। और जब तक उसको क्लियरेंस ना मिले, उसको मतलब बराबर वो नोटिस दें, उसकी मॉनिटरिंग करें, देखें सारी चीजें। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा, सबसे पहले शुरुआत वाटर हार्वेस्टिंग की सारी सरकारी बिल्डिंगों पे होनी चाहिए। प्राधिकरण की है, बिल्कुल स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, जितने भी कम्युनिटी सेंटर हैं, क्लब हैं, उन सबसे वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम वहां पे लगे। और वो आज के समय में स्कूल में विषय होना चाहिए, तो कायदे में बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो उनके अंदर भी एक जागरूकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो जनरेशन है हमारी, उसके बारे, उनके महत्ता के बारे में उनको जानकारी हो। केशव जी, जो पानी की, क्योंकि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और पानी की मात्रा कैसे बढ़े, क्योंकि संकट भी आने वाला है। जो मैंने मैं वही कह रहा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की था। रिपोर्ट पढ़ी है, उसके मुताबिक पूरे एनसीआर में, कभी देखिए हिंडन और यमुना के बीच का ये इलाका था जहाँ पे दलदली मिट्टी थी, पूरी मिट्टी में मतलब जरा सा खोदो तो मिट्टी का बिल्कुल नमी आ जाती थी। और आज स्थिति है जब 200 फुट पे पानी जा रहा है। तो ये हम लोगों को सोचने का विषय है कि हम आने वाली जनरेशन को पीने के पानी की उपलब्धता बरकरार रखें और उसकी गुणवत्ता बरकरार रखें। इनकी जिम्मेदारी भी हम सब की है। सरकारी मशीनरी को हम जागरूक करें, उनको झकझोरें। तो आपका क्या कहना है इस बारे में केशव जी? मेरा सजेशन ये है इसके अंदर कि हार्वेस्टिंग, जैसे हम लोग, जैसे आपने बताया बिजली विभाग का भी ट्रांसफॉर्मर्स का हिसाब रखते हैं, कहाँ कितने ट्रांसफॉर्मर है क्या है। ऐसी हमारी ये स्टेज आ गई है कि हम हार्वेस्टिंग पिट्स का भी जो है, जहाँ पर हार्वेस्टिंग डिप्लॉय होनी चाहिए, उनका डेटाबेस होना चाहिए सेंट्रलाइज नोडल अथॉरिटी के पास में। कि लोटस पलाश में 20 हार्वेस्टिंग पिट्स हैं, एक्स वाई जेड में 300 के प्लॉट पर एक होनी चाहिए, 500 के प्लॉट पर 2 होनी चाहिए। उसके हिसाब से डेटाबेस पूरा है, उसमें रहे कि कितने हार्वेस्टिंग पिट्स ये ऑपरेशनल है, कितने नहीं है। तब आप मेंटेन कर पाएंगे, या मॉनिटरिंग हो पाएगी, या उनका इन्फोर्समेंट हो पाएगा। नहीं तो आपके पास डेटाबेस ही नहीं होगा अगर, तो आपका इन्फोर्समेंट हो ही नहीं पाएगा उसके अंदर। फिर तो खाना पूर्ति जैसे चल रही चलती रहेगी। बिल्कुल 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 जी। तो अगर अगर वाकई में अगर हम इसको, अगर अपने जो ग्राउंड लेवल वाटर्स को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये करना पड़ेगा। और काफी कंक्रीटिंग हो गई है अपने रोड्स के साइड में भी, बाकी भी मतलब नोएडा कंक्रीट जंगल में कन्वर्ट हो ही गया है, तो हार्वेस्टिंग पिट्स की और ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बने हैं उनका फायदा होने की बजाय और नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता। पता चला कि बनाया था बरसाती पानी के लिए, और उसमें जा रहा है वो गंदा पानी, जो और हमारे जो एसटीपी स्वच्छ वाटर। पानी के डेटा को और खराब कर रहा है। ये भी बहुत गंभीर बात है। और इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे नोएडा में एक कैंपेन चलनी चाहिए, पूरे हर सेक्टर में, हर अपार्टमेंट्स में, ताकि लोगों को पता लगे कि पानी की महत्ता क्या है। क्योंकि जब आदमी, पता चला गिलास भर रहा है और उसमें पानी चला जाए, तो उसको पानी की महत्ता का पता लगता है। इस बारे में नहीं, उसके अंदर जी। विनोद जी बड़ा सिंपल सा है। हाँ। एक एक उसका प्रारूप बन जाए, फॉर्मेट बन जाए, और हम्म हर एओएस से या आरडब्ल्यूएस से सर्टिफिकेट ले लें, यहाँ पे ये कंप्लायंसेस हमने करी हुई है, ये पानी इसमें जा नहीं रहा, इसमें नहीं आ रहा। उसके बाद में आप जो है सरप्राइज इंस्पेक्शन हो जाएंगे, सारी कंप्लायंस हो जाएंगी एक साथ, हम्म कहीं को वो दिक्कत नहीं है। वो सा सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, मतलब खाली वॉलंटरी बेसिस से कुछ नहीं होगा। एक प्रारूप बने, वो सबमिट करना पड़ेगा हर एओ को, हर आरडब्ल्यू को, अथॉरिटी के पास में। हम्म फिर उसका क्रॉस चेक रैंडम बेसिस पे क्रॉस चेक कर लिया, यहाँ भी वो
जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं तो पेनल्टी लग जाए उसके ऊपर। यही तरीका है या आपको कंप्लाइंसेस कराने का। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया का हमने सिस्टम देखा है, यहाँ पर 2 P's वाला सिस्टम है जो काम करता है कि या तो लोग काम करेंगे ढंग से, आप उन्हें प्राइस दो, और अगर अदरवाइज पेनाल्टी करो। तो इधर प्राइस और पेनाल्टी, ये दोनों को बिना इंडिया में कोई काम होता नहीं है। तो यहाँ पे उसकी आवश्यकता है, अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो हेवी पेनाल्टी लगाई जाए, और जो कंप्लाई कर रहे हैं उसको प्राइस दिया जाए। हाँ, उनको प्राइस इसको दिया। इसको इसको लागू करना पड़ेगा, तब जाकर अवेयरनेस भी ना, अवेयरनेस के लिए लोग बोलते हैं कुछ दिन तक करें, उसके बाद फिर से वही शुरू हो जाता है। तो उसकी एक मेंटेन करके रखने के लिए कुछ एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करना होगा कि अगर आप नहीं कर रहे तो यू हैव टू पे द पेनल्टी फॉर द सेम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मेरे दिमाग में आई कि जिस तरीके से अभी ये बात हो रही है हमारी वाटर हार्वेस्टिंग की, मॉनिटरिंग की, उसी तरीके से पानी के लिए एक लैब बनाई जानी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से हो, प्राधिकरण की तरफ से हो, पूरा सेटअप ऐसा हो, कोई भी आदमी जाए और वहां पानी का सैंपल दे, उसकी रिपोर्ट आए, और उस पर उस जिम्मेदार अधिकारी जो उस क्षेत्र का है ऑलरेडी, जल विभाग का, अगर वो टीडीएस की मात्रा से ज्यादा, उसका वो टीडीएस ज्यादा आ रहा है, उसमें पानी कम मिलाया गया, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये अगर मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा तो मुझे लगता है कि उस पर काफी कुछ काम हल होगा समस्या का। पुरी साहब क्या कहेंगे इस पर? जी, इन चीजों से काफी मदद मिलेगी और एक स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा अथॉरिटी की तरफ से और यूजर की तरफ से, और अथॉरिटी उसमें काफी कॉशियस रहेगी कि बार बार ये चीजें हाईलाइट हो रही हैं, इसका मतलब वाकई ही पानी में कोई कमी है या पूर्ति नहीं है, जिसकी वजह से बोरवेल वाटर मिक्स करने से ज्यादा टीडीएस की मात्रा बढ़ जाना। और लैब्स डेफिनेटली गोइंग टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन, और लेमैन को भी एक सुविधा रहेगी और वो अपना उस रिकॉर्ड से उस चीज को करेक्ट करने में मदद मिलेगी उसको। जी हाँ, मैंने 110 के पास 108 में देखा है कि बहुत सारा एरिया खाली पड़ा है, ग्रीन बेल्ट है, और वहां पे शायद इन्होंने एक तालाब भी डेवलप किया है जिसमें नेचुरल पानी उसमें स्टोर होगा, और उसको लेकर कई एनजीओ 2-3 साल से काम कर रहे थे। मैं गया भी था, वहां देखने गया था। तो ऐसी जगह पूरे शहर में कम से कम 20-50 ऐसी जगह होनी चाहिए ग्रीन एरिया की, जहां पर नेचुरल पॉन्ड डेवलप हो और उसमें पानी, बरसात का पानी जाए और ग्रीनरी साथ साथ हो। तो एक तरीके से हेल्थ के लिए भी सही रहेगा, लोगों के लिए, और पानी की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। इस बारे में क्या कहेंगे चांदना जी? चलो, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। जी। मैंने भी यहाँ पर देखा कि बहुत सारे जो पॉन्ड्स थे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, बहुत अच्छे पॉन्ड्स थे। 107 में भी था, 76 में भी देखा है। वो धीरे 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 खत्म ही हो गया, उसमें पानी तो रहा नहीं है, कचरा भर भर के सीढ़ी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का सारा डाल के अब वहां पर लोगों ने इलीगल टाइप का कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि अगर पानी है तो हम लोग हैं, जल है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली ये हमको अपने चारों तरफ इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि ये जो जल जल का है, इसके पॉइंट बनाए जाएं। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, विक्रांत जी भी अच्छा सा काम कर रहे हैं। एक और हमारे जल जल वाले हैं, एक नाम मेरा जबान पे नहीं आ रहा, उन्होंने भी काफी गाजियाबाद में भी डेवलप किया है। तो सिमिलरली हमारे अभीश गुप्ता जी है, वो हाँ। भी इस पे काफी काम कर रहे हैं। फिर भी वो इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो लालच है ना, आदमी का लालच, वो खत्म नहीं हो रहा। तो लोग जो है इन तालाबों को भर देते हैं, उस पर फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ा कर देते हैं और पानी का बहाव भी रुकता है। और बाद में कभी जब बारिश तेज आती तो पूरा एरिया फ्लड हो जाता है। और कई बार हमने फ्लड देखा है, चाहे वो हमारे कई बार सीओ को देखा है, वो लोग खड़े होके फिर पानी को ड्रेन कर रहे हैं उधर। तो ये डेवलप करना चाहिए, उसके आसपास प्रोमेनेड बता देने चाहिए जहां पर जाके रिक्रिएशन हो, बोटिंग फैसिलिटीज हो, बर्ड्स आएंगी, लोग बर्ड्स को वॉच करेंगे, उनकी फोटोग्राफ्स लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसपे नोएडा अथॉरिटी को काम करना चाहिए। साथ के साथ में पब्लिक को भी अवेयर रहना चाहिए कि ये
हमारे अपने फायदे के लिए है, ना कि बाद में आप उसमें कंस्ट्रक्शन करके एक मकान खड़ा करके बैठ गए। दैट शुड बी प्रिवेंटेड। बिल्कुल बिल्कुल। आज इस चर्चा के जरिए मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। दिल्ली का एक गांव है झड़ौदा कला, वहां पर एक तालाब है, पुराना तालाब है, उसको उन्होंने परंपरागत ढंग से इतना डेवलप किया है कि वहां पर मेला लगता है, आप सोचिए। और वंडरफुल। वहां पे पानी का लेवल कभी कम नहीं होता। किस तरीके से वहां जल संरक्षण होता है कोई भी जाके वहां देख सकता है, और उस मॉडल को यहाँ अपनाया जा सकता है। मतलब एक तालाब को किस तरीके से पिकनिक स्पॉट के रूप में, और लाइफ स्टाइल, लोग शाम के समय हर घर से निकल के लोग उस तालाब के पास जाके बैठते हैं, बच्चे वहीं आसपास में खेलते हैं, मैदान डेवलप हो गया पूरा। मतलब एक मॉडल के रूप में अगर ऐसी चीजें डेवलप होंगी इस शहर में, तो अब इन्होंने बनाया बायोडाइवर्सिटी पार्क सेक्टर 93 के पास में, लेकिन वो कुछ दिन तक तो 93 वहां है। कुछ काम हुआ। लेकिन अगर वहां पे ऐसे पॉइंट डेवलप हों और लोग पिकनिक स्पॉट की तरह वहां पर आए, क्योंकि नेचर के साथ हर एक आदमी रहना चाहता है, तो अगर उस पर काम होगा तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेस्ट होगा। केशव जी क्या कहेंगे? ठीक है। देखिए, नेशनल वाटर बॉडीज तो बनानी चाहिए। पेपर के ऊपर तो पहले से भी काफी जो है पॉन्ड्स हैं यहाँ पर, तो जी। वो इलीगल ऑक्यूपेशन है। बीच बीच में पेपर में आता रहता है, एनजीटी भी बोलता है, सब करता है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं होता उसके ऊपर। हम्म। तो अभी जो हमने जो यहाँ पर जो नोएडा अथॉरिटी में यहाँ पर जो देखा है ना, मेन हार्डस्केप पर ज्यादा फोकस है इनका। हम्म। नेशनल वाटर बॉडीज बनाने की जगह हार्डस्केप पर ज्यादा काम हो रहा है, हम्म। कि अपना म्यूरल्स बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। उस तरीके से जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो शायद को मतलब आर्टिफिशियल चीजों से उतना काम नहीं होगा जितना नेचुरल वे में अगर हम हैबिटेट्स बनाएंगे, वाटर हम्म। बॉडीज बनाएंगे, तो उससे नेचुरल हैबिटेट भी यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और समय सब आएंगे। अगर हम्म। ओखला बर्ड सेंचुरी का एग्जाम्पल ले लें, खाली ओखला बर्ड सेंचुरी के अलावा बाकी कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ पर, जो है एक तरीके से देखा जाए नेचर बिल्कुल। के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। जितने पार्क डेवलप हो रहे हैं सब खाली मॉर्निंग वॉक के पर्पज के, इससे जब ग्राउंड कुछ है ही नहीं उसके अंदर। हम्म। अच्छा, इसके अंदर एक ना और मैं टीडीएस वाला पॉइंट था ना, इस पे एक पॉइंट और नोट कर लिया कि नोएडा अथॉरिटी शुड बी प्रेस की एरिया वाइज वो टीडीएस का एक चार्ट बनाए कि इस एरिया में आइडल टीडीएस है, ये मेंटेन होगी। तो हम्म। उसमें कहीं वेरिएशन है, सो दैट वी कैन गो अप्रोच देम कि हाँ भाई ये वेरिएशन है, तो आप चेक करिए इसके अंदर। बिल्कुल ये बिल्कुल। कमिटमेंट एक आएगा उनकी तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, तब काम आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो कहीं कोई कमिटमेंट नहीं है किसी का भी कहीं मेंटेन करने का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इंद्राणी जी कुछ कह एक रही थी और आप? पॉइंट है। एक और पॉइंट है जो हाईलाइट नहीं होता है विनोद जी, मैं चाहूंगी आप इसको हाईलाइट करें। हम्म। नोएडा के बहुत सारे सोसाइटीज में बिल्डर ने क्या किया है कि रहते हैं वहां पर 2000 फैमिलीज, और हम्म। उन 2000 फैमिलीज से बिल्डर ने बकायदा वाटर कनेक्शन के पैसे लिए हैं, लेकिन हम्म। नोएडा अथॉरिटी से उसने 700 वाटर कनेक्शन लिए हैं। ये हम्म। 1300 का जो ये गैप है, इसकी हम्म। वजह से नोएडा अथॉरिटी सप्लाई कर रही है 700 फैमिलीज के लिए, और हम्म। वहां पे रह रही है 2000 फैमिलीज। तो तो शॉर्टेज पानी नेचुरली मिल रहा क्या होता है वहां पर, हाँ, और इलीगल बोरवेल डिग किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर ही, है। और उसको उसके पानी को मिलाया जाता है, और हम्म। गंगा वाटर उसके हिसाब से कम आता है। गंगा वाटर आ रहा है 700 फैमिलीज के लिए, और आप हम्म। उसको बांट रहे हैं 2000 फैमिलीज में। तो हम्म। इस बात को चेक करके, क्योंकि बिल्डर ये पैसा हमसे ले चुका होता है हम्म। जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, या फिर वो हमें पोजीशन दे रहा होता है, लेकिन ये जो कनेक्शन लेने में वो कम कर देता है और अपने पैसे बचा लेता है, इस हम्म। बात की जानकारी होनी चाहिए। वो उस समय ये कहता है कि अभी हमारे यहाँ 700 लोग ही रह रहे हैं, तो हमने हम्म। 700 कनेक्शन लिए हैं, आगे जब और लोग आएंगे तो हम ले लेंगे, और फिर हम्म। आगे जब लोग आते हैं तब वो कनेक्शन एक्स्ट्रा लिए नहीं जाते। तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल। वजह से भी यहाँ पर टीडीएस हाई के प्रॉब्लम बहुत सोसाइटीज में है। बिल्कुल है। अब हमारा ये वार्ता का समय पूरा हुआ है, और आपने बहुत सार्थक बात की, और मैं उम्मीद करूंगा प्राधिकरण लोटस पनास की जो समस्या है टीडीएस की, उसका हल करे। आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए केशव मित्तल जी, पुरी साहब, चांदना जी और इंद्रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद इस समस्या को सार्थकता से सामने लाने के लिए, उठाने के लिए विनोद जी। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच थैंक यू। विनोद थैंक जी। यू ये विनोद एक मौका दिया आप लोगों ने हमारे अपने व्यू पॉइंट्स का, जी। और जी। होप करते हैं कि ये व्यू पॉइंट्स हमारे ऊपर तक जाएंगे और वो लोग जो है नोएडा अपराधी